हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अगर आप बीबीए, एमबीए या 12th या 11th में पढ़ रहे हो। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होता है बीबीए या एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अनुसार ही आप मार्केटिंग कर सकते हो, इसी के अनुसार ही आप अपनी सेल्स इंक्रीज़ करोगे या साथ ही साथ आपका मेन मोटिव इस वक्त हो सकता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो। तो मैं आपको बता दूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक होता है बीबीए, एमबीए या जिस भी क्लास में हो, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि टीचर चाहता है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो इस टॉपिक के अंदर। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, वन लाइनर होते हैं, जिनको आप बस थोड़ा-सा दिमाग लगा के समझ लिया तो मन से बना करके वहाँ लिख के आओगे और अच्छे मार्क्स पा जाओगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली हमें साइकोलॉजी बताता है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की, यानी कि हमें मार्केट समझने में मदद करता है, हमारे कंज्यूमर के माइंडसेट को समझने की मदद करता है। कंज्यूमर बिहेवियर इसका इसीलिए नाम है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है आप उसको समझो, किस चीज़ के लिए समझो, आपका जो प्रोडक्ट है उसको वो कैसे यूज़ करेगा, कैसे पाएगा और कैसे डिस्पोज करेगा, इस वजह से समझो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस सक्सेस। बिजनेस के सक्सेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी से आप कई सारे प्रोसेस समझ पाओगे। अब मैं आपको प्रोसेस समझाना यहाँ से एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। फैक्टर्स यहाँ पर सबसे पहला एक प्रोसेस होता है जिसमें आप फैक्टर्स समझोगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद आपने अपने नोट्स में पढ़ लिया होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से आपको ब्रीफली और हिंदी में समझाता हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहला फैक्टर आता है। साइकोलॉजी दिमाग से रिलेटेड होती है कि दिमाग में उसका क्या ख्याल बन रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे कि परसेप्शन क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर के। परसेप्शन का मतलब है, मान लो उसके किसी दोस्त ने ली थी और वो चीज़ खराब हो गई, या जैसे कार का एग्जांपल ले लें और वो खराब हो गई, तो उसके अंदर परसेप्शन यही तो आएगा कि भाई इस कंपनी की कार जो है मत लेना, ये तो खराब हो जाती है। तो उसका परसेप्शन अच्छा है या नहीं है तो वो खरीदेगा। मोटिवेशन कहाँ से आया और मोटिवेशन किस लेवल का आया? किसी को देख करके उसको मोटिवेशन आया या किसी से कंपटीशन कर रहा है कि मेरे को भी इससे बढ़िया कार लेनी है, इसका भी टॉप मॉडल लेना है, तो उसका मोटिवेशन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। एटीट्यूड उसका समझो कि उसका एटीट्यूड क्या है, गुड एटीट्यूड है, बैड एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है उसका। लर्निंग शेप कंज्यूमर डिसीजंस, ठीक है। तो ये आपका कंज्यूमर का डिसीजन समझने में मदद करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, अगर आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, सोशल फैक्टर्स को समझने की। तो सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोशल फैक्टर्स में हो सकता है कि वो किसी रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग करता हो, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा, या तो ज़्यादा खरीदेगा या तो कम खरीदेगा, ठीक है। फैमिली उसकी कैसी है? फैमिली जैसे कि हाई क्लास है, लो क्लास है, मिडिल क्लास है, उसका इनकम स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फैमिली उसकी कैसी है कि मतलब ओपन माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, कि मतलब नहीं खरीदने देगी, वो डिपेंड करता है। सोशल क्लास क्या है उसकी, भाई अप डाउन, मतलब मिडिल हाई एंड लो वाली क्लास। कल्चर इन्फ्लुएंस क्या करता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर से है या इंडियन कल्चर से है, ठीक है। अब वेस्टर्न कल्चर से है तो कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो बिक जाएंगे, ठीक है, और इंडियन कल्चर से है तो कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी बेचने आएगी ना इंडिया में तो वो मुंह की चोट खा करके वापस चली जाएगी, क्योंकि इंडिया में अमेरिकन कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट और कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो पर्सनल फैक्टर्स में वही हो सकता है तुम्हारी एज, ठीक है। एज सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पर्सनल फैक्टर में। एज हो सकती है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है। अब जब पैसा ही नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन ही तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं है, तुम 10 रुपए की चाय पी सकते हो लेकिन हाँ स्टारबक्स में कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, तो फिर यार तुम स्टारबक्स नहीं जाओगे ना। तो पर्सनल फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं करेगा, और उसी हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए और डिज़ाइन करना चाहिए। लाइफ स्टाइल, आपको ये देख लेना चाहिए कि किस लाइफ स्टाइल से पीपल बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई बहुत बढ़िया फ्राइड स्नैक बनाया है, फ्राइड स्नैक है जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कार्ब है और काफ़ी ज़्यादा फ्राइड फूड है, लेकिन आप चले हो उसको बेचने के लिए किसी फिटनेस फ्रीक को, तो वो फिटनेस फ्रीक आपसे नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको बहुत चिंता है अपनी बॉडी की, तो वो आपसे कोई स्नैक्स नहीं खरीद पाएगा। तो ये भी पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन से आता है, ज़्यादा रुपया कमाता है, कम रुपया कमाता है, या वो उस ऑक्यूपेशन में उसको अलाउ है या नहीं अलाउ है, इस तरह से भी आपका प्रोडक्ट पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, जिसमें कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर नहीं वर्क करता। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो यहाँ से नीड रिकॉग्निशन से स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही अच्छा पार्ट होगा। नीड रिकॉग्निशन आइडेंटिफाइंग अ गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड स्टेट्स इनिशिएटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है कि आप खुद को अपने आप को कंज्यूमर समझ के रखो एक बार, और आप सोचो कि आपको जब कोई चीज़ लेनी होती है तो आप क्या करते हो सबसे पहले आप लेने पहुंच जाते हो? नहीं, आप सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज करते हो। आपको टी शर्ट की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, होली आ रही, दिवाली आ रही, तो आपको होली दिवाली की वजह से ज़रूरत है ना, तो आपको जो नीड रिकॉग्निशन है उसको पहचानोगे, यार मुझे इस पर्पज़ के लिए लेना है, मुझे सुंदर दिखना है इसलिए मेरे को मेकअप लेना है, मेरे को ये कपड़े इसलिए लेने हैं क्योंकि होली आ रही, दिवाली आ रही, मेरे को जाना है घूमने। तो नीड रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले कंज्यूमर, ठीक है? तो उसको आप मार्केट करो। इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे करता है? अब जैसे आपको एक कार लेनी है, तो आप पहले उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे ना। आप जाओगे अपने दोस्तों से पूछोगे कि भाई तुम्हारे पास सेडान कार है, तुम्हारे पास एसयूवी कार है, बताओ भाई दोनों में क्या कौन सी लूँ। इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि भाई कौन सी सही रहती है बारिश के मौसम में, किसमें जो है कम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, कौन सी जो है कंपनी अच्छी है, किसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, फीचर्स किसमें अच्छे दिए हैं, टेक्नोलॉजी किसमें ख़राब दी है। तो इन्फॉर्मेशन आप सर्च करोगे उसके लिए, तभी तो आप अपना माइंडसेट बनाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सर्च का पार्ट हो गया। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपने एक सेडान कार देखी, एक एसयूवी कार देखी, दोनों दोस्तों से पूछा, उन्होंने सेडान वाले ने कहा कि मेरे में फीचर्स बढ़िया है, टायर छोटे हैं, वो कह रहा है कि मेरे में भाई फीचर्स कम है लेकिन भाई मज़ा बहुत आती है, एकदम नेताओं वाली कार है। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव आप करोगे। आप कैसे करोगे? उसमें भी कई पॉइंट्स होते हैं। अब आप अपने दोस्त से पूछोगे एसयूवी वाले से कि भाई तुम्हारा प्राइस क्या था, वो बताएगा ये, वो सेडान वाले से पूछोगे, वो कहेगा मेरा प्राइस ये था। सपोज करते हैं सेडान का प्राइस ज़्यादा निकल गया, और उसके बाद में आप पूछोगे क्वालिटी बताओ, तो क्वालिटी उसने बता दी कि मेरे में फीचर्स ज़्यादा हैं। उसने ब्रांड रेपुटेशन आपने पूछा कि तुम्हारी मारुति की है, मान लेते हैं मारुति की भी नहीं है, मान लेते हैं एमजी हेक्टर की है, एक की एमजी हेक्टर की और एक की महिंद्रा की है। तो आप पहले ब्रांड रेपुटेशन पे जाओगे, आप कहोगे महिंद्रा की यार लूँगा क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा, ब्रांड रेपुटेशन ज़्यादा है, मजबूत कार बनाती है। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव करते हो। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी टी शर्ट के लिए, शूज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? परचेज डिसीजन करते हो। अब आपने सारी चीज़ें पूछ ली, इन्फॉर्मेशन सर्च कर लिया, सारा डिसीजन हो गया, परचेज डिसीजन करते हो, यानी आप जाते हो, रुपया देते हो, खरीद लेते हो, सिंपल। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन आता है। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्शन लाइन के लिए। कैसे? अब आप कार ले तो लोगे, लेकिन कार के बाद में आपके पास में हमेशा देखना फीडबैक की कॉल्स आएंगी। कोई भी सामान खरीदो फीडबैक की कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए प्लीज़। क्यों भर दीजिए? क्योंकि उससे आप उनको बताइए कि हाँ, मेरे इसमें आपने ये चीज़ें कमी करी हैं, ये चीज़ें कॉस्ट कटिंग करी है, मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं आई है ये कार। तो वो अगली बार उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा डेवलप करने में उनकी मदद करता है। तो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कंज्यूमर बिहेवियर के तौर पे समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमेशा प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसको लेने के बाद में पर्सन पछताए ना, बल्कि वो लॉयल हो जाए आपका। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो समझ लो कंज्यूमर बिहेवियर का पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन समझ गए। इसमें आपके लिए बस इतना ही समझने वाला था, ठीक है? आगे चलते हैं मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस कि अब कंज्यूमर बिहेवियर के लिए मार्केटिंग कैसे करी जाए, क्या मार्केटिंग के मतलब तरीके होते हैं। तो सेगमेंट एंड टारगेट होता है। सेगमेंट एंड टारगेट क्या होता है? सेगमेंट एंड टारगेट बेसिकली ये होता है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी नीश क्या है। आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ले करके किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास तो जाओगे नहीं कि भाई ये लो डायरी ले लो, ये पेन ले लो, ये रजिस्टर ले लो, भाई लिखना, इस पे हिसाब लिखना। कहेगा भाई हिसाब यहाँ 600 रुपये मिलते हैं, हिसाब लिखूँ का है। तो वो आप क्या करोगे? आप जाओगे कॉलेज स्टूडेंट्स के पास, आप जाओगे कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने जो शॉप है बड़ी सी, वहाँ बेचोगे उस प्रोडक्ट को। आप क्या करोगे? स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो शॉप है वहाँ बेचोगे उसको। तो आप टारगेट तो करो, एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो क्लासमेट का एडवर्टीजमेंट आपने कभी देखा होगा, अप्सरा पेंसिल का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो इस तरह से टारगेट किया जाता है कि हमारी टारगेट ये है। अब वहाँ पे आप प्रचार में ये दिखा दें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर आ रहा है, वो पेंसिल से लिख रहा है, तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा भाई। फेविकोल का प्रचार होता है, अब उसमें स्टूडेंट्स को दिखा दिया जाए तो स्टूडेंट्स का उसमें रोल कम है, और फेविकोल के बॉन्ड प्रचार में कारपेंटर्स को दिखाया जाता है, किसी चीज़ को बड़ी कंपनी में चिपकाया जा रहा है, उसमें फेविकोल का प्रचार दिखाया जाता है। तो उस तरह से टारगेट किया जाता है। पोजीशनिंग में क्या होता है कि बेसिकली माइंड में बैठालना, तुम्हारे माइंड में बैठा लेंगे हम कि हाँ तुम्हारे लिए ये चीज़ बनी है। सपोज करो तुम एक फिटनेस फ्रीक हो, अपना जॉगिंग वगैरह पे जाते हो, तो जो शूज़ का ऐड आएगा ना, तो उसमें हमेशा देखना विराट कोहली, MS धोनी, इन लोगों को उठा के करवाया जाता है। क्यों? उससे जो दौड़ने वाला पर्सन है या फिटनेस फ्रीक है उसको ये लगता है कि मैं भी धोनी जैसी बॉडी बनाऊंगा इस जूते से। तो ये पोजीशन कराई जाती है, आपके दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। तो पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग वही उसी से होती है, प्रचारों से ही होती है बेसिकली, और बड़े लोगों सेलिब्रिटीज से ही होती है।
फिर आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वही चीज़ है जो फीडबैक वाली बात मैंने कही थी ना कि एसयूवी खरीद ली फिर कॉल्स आ रही हैं, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट यही चीज़ होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेसिकली क्रिएटिंग ऑफ ऑफरिंग्स दैट एड्रेस कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाइड थ्रू मार्केट रिसर्च। प्रोडक्ट को डेवलप करो। प्रोडक्ट को अगर डेवलप नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो निकल जाएंगे आपके आगे, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आप धीरे धीरे समय के साथ पीछे रह जाओगे। अब जैसे कि क्या बात करूँ कि जैसे कि कोई कार है, तो कार में क्या करती हैं कंपनीज की, अगर कोई नया फीचर आता है ना, कोई कहता है मैं 6 एयरबैग्स दे रहा हूँ और दूसरी कार कह रही है मैं 2 एयरबैग्स दे रहा हूँ, तो पर्सन पहले 6 एयरबैग्स वाली कार को देखता है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। तो प्रोडक्ट डेवलप करता है। अब जो 2 एयरबैग्स दे रहा है वो कहता है भाई बाकी सारी क्वालिटी अच्छी है, मेरे पास एयरबैग्स कम है, तो वो अगली बार एयरबैग्स बढ़ा देगा। तो सारे लोग कहेंगे भाई इसके पास चलो। तो प्रोडक्ट को डेवलप करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप पीछे ना छूट जाए, आपकी कंपनी पीछे ना छूट जाए। ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो एक कंपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में अगर गलती कर दे तो सब उसका ध्वस्त हो जाएगा भाई, सब मिशन फेल हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यार शूज़ बनाए तुमने लो क्लास मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, और तुम उसका प्राइस रख रहे हो 15,000 14,000। 14,000 का जूता कौन खरीदेगा यार? लड़का है, स्टूडेंट है, उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000 3000 रुपए का वो जूता ले लेगा, लेकिन यार वो 15,000 का जूता नहीं ले पाएगा। कोई फिटनेस फ्रीक है, नया फिटनेस फ्रीक है जिसको केवल जॉगिंग के लिए शूज़ चाहिए, कोई और पर्पज़ के लिए खास नहीं चाहिए, वो 15,000 का क्यों खरीदेगा? वो 2000 रुपए का खरीदेगा। तो भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत ही मस्ट होती है कि अगर आपने प्राइसिंग में गड़बड़ किया तो सारा आपका जो काम आपने किया वो सब ध्वस्त हो जाएगा। अब कैसे होता है कि देखो, टी शर्ट लेने जाते हो हमेशा यही लिखा होता है 199 में ले लो, कभी ये नहीं लिखा होता 201 रुपये में ले लो। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि जहाँ उसने 2 नंबर देखा कि 2 लिखा है, समझ जाएगा आदमी ये तो 200 के ऊपर निकल गया। और 100 लिखा होता है तो उसको लगता है 100 के अंदर ही अंदर है, 99 रुपए तो ऐसे फुटकर मैं दे दूंगा, ऐसे ही चिल्लड़ पड़े रहते हैं। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी का जादू होता है। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की बात करें, अब कैडबरी का प्रचार देखा होगा, ठीक है, कैडबरी का प्रचार देखा होगा। जब भी रक्षाबंधन आता है तो वो भाई बहन को ले आता है कि भाई ने बहन को जो है मिठाई खिलाई, कुछ मीठा हो तो ऐसा हो, कैडबरी जैसा हो। तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि जूते का मैंने बताया ना, एमएस धोनी को उठा लाएंगे, विराट कोहली को उठा लाएंगे, बूस्ट का प्रचार आया करता था, एमएस धोनी कर रहे हैं बूस्ट का प्रचार, है ना। अब जैसे राजश्री पान मसाले का प्रचार देखा होगा, उसमें अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, मुंह में जुबां केसरी सब प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़ों से प्रचार करवाया जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को। अब एक बात बताओ, कोई समझदार इंसान, कोई अच्छे फैमिली का इंसान कोई गुटखा खाने जाएगा? नहीं खाएगा ना। तब तक नहीं खाएगा जब तक शाहरुख खान और सलमान खान ना खा ले। जहाँ अजय देवगन ने कहा कि हाँ देखो मैं खा के थूका, आदमी कहेगा मैं भी राजश्री खाऊंगा। तो इस तरह से देख रहे हो, जो चीज़ नहीं बिकने वाली थी सोसाइटी में वो चीज़ बेची जा रही है। क्यों? प्रमोशनल स्ट्रेटजी की मदद से। तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी का जादू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब आपने प्रमोशनल भी करवा लिया, शाहरुख खान को भी हायर कर लिया, यार आपकी प्राइसिंग भी बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया है, सब बिक रहा है, सब बिकने लगा, मतलब अब आपके पास में तो कॉल्स आ रही है कि भैया भेजो भेजो, लेकिन आप भेज नहीं रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बस यही मतलब होता है कि आपका सामान आपने सब बना लिया, लेकिन अब आप उसको मॉल्स में, अब शॉप्स में आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ स्टूडेंट कह रहा है मेरे को रजिस्टर चाहिए, मेरे को रजिस्टर चाहिए, मेरे को इतने वाला रजिस्टर चाहिए, लेकिन उसके पास में बेचने के लिए है ही नहीं आपका प्रोडक्ट, तो आपको तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी फ्लो में, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में या शॉप्स पे जहाँ भी आपका वो चीज़ रखवानी थी वहाँ पे प्लेसमेंट करी जाए जल्दी से जल्दी, ताकि वो जल्दी से जल्दी लेते जाए, हम लोग मैन्युफैक्चर करके उनको बेचते जाएं। ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो बहुत बढ़िया, और इस वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वीडियो को मैं जो है मतलब और ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि यार उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियोस और ज़्यादा बनाऊंगा। इसी तरह की और भी वीडियोस लेने के लिए आप कमेंट भी कर देना। साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट के लिंक्स पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, चैनल को पूरा चेक कर लो, फ्री है। एंड एंजॉय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।